अब आप ध्यान देना, देखो रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन इसमें मुझे एक पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करना है, टेम्परेचर का रोल। देखो मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर का रोल है। अब क्या रोल है जरा इस बात को समझते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और इस कार्बोकेटाइन को HSO4 माइनस एज अ बेस अप्रोच करके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह आता है देखो माइंड में कि अगर HSO4 माइनस यहाँ पर एज अ बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि एवरी बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो फिर ये भी तो पॉसिबल है ना कि HSO4 माइनस यहाँ पर एज अ बेस नहीं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करता और यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बनता। और देखो अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि HSO4 माइनस यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करता, तो वास्तव में ऐसा हमने कंसिडर किया है, हमने पहले ऐसा कंसिडर किया है कि इसी कार्बोकेटाइन पर इसी HSO4 माइनस का अटैक हमने एज ए न्यूक्लियोफाइल भी लिया है। शायद आप उसको याद नहीं कर, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए। चलिए मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ। आप याद करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, और उसकी पहली रिएक्शन आप याद करें रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। आप याद करें ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को देखो आप रिकॉल करें जरा, हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले यहां पर एल्कीन पर H+ सल्फ्यूरिक एसिड का जो H+ है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और ये हमने डिस्कस किया देखो कि पहले इसमें फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऐड होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और ये H+ ऐड होने के साथ में यहां पर हमें इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकेटाइन। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरमीडिएट यहां पर कार्बोकेटाइन बना HSO4 माइनस इस कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर ऐड होता है तो प्रोडक्ट हमें मिलता है बाइसल्फेट सॉल्ट। इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलता है बाइसल्फेट सॉल्ट। क्या ये रिएक्शन आपको याद आ रही है? ये रिएक्शन हमने डिस्कस की है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, उसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर आप याद करें तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। अब जरा आप सोचिए, जरा इस कार्बोकेटाइन को आप देखिए और HSO4 माइनस को आप देखिए। आज ये कार्बोकेटाइन और ये HSO4 माइनस जब हमने एल्कीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए डिस्कस किए थे तो मैंने आपसे कहा था कि HSO4 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होगा, और आज इसी कार्बोकेटाइन पर इसी HSO4 माइनस को मैं आज वही कार्बोकेटाइन वही HSO4 माइनस, लेकिन इसे मैं आज एज ए बेस यहां पर इंटरेक्ट करने की बात कर रहा हूं। तो ये डिफरेंस क्यों, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? सेम कार्बोकेटाइन सेम HSO4 माइनस, यहां पर HSO4 माइनस एज अ बेस, और जब हमने ये रिएक्शन डिस्कस की थी तो यहां पर वही HSO4 माइनस वही कार्बोकेटाइन, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल। ऐसा डिफरेंस क्यों, मैं आपको क्लियर करता हूं। आप याद करें एल्कीन्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में कंप्लीट होती है। वहां पर हमने टेम्परेचर की बात नहीं की थी, क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ब्रेक होता है। याद करो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होता है और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर यहां पर HSO4 माइनस को न्यूक्लियोफाइल माना है तो मैं यहां पर इसे बेस कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मैंने इसे यहां पर बेस भी कंसीडर किया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। चलिए आप सोचिए, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस एंड ऑल बेस आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो फिर तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इसे रिएक्ट कर रहा है तो फिर तो इसका बिहेवियर यहां पर ऐसे बेस भी होना चाहिए। यस है, और हमने कंसीडर किया है, क्योंकि देखो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जरा देखो इस कार्बोकेटाइन में अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। जरा देखो ये अगर बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, अगर ये बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड आने के साथ में प्रोसेस यहां से रिवर्ट हो जाएगा। अरे भाई तभी तो रिवर्सिबल साइन दिया है। यहां पर रिवर्सिबल साइन देने का पर्पस क्या था? यही तो पर्पस था कि अगर ये HSO4 माइनस एज अ बेस H को रिमूव करेगा तो रिएक्शन रिवर्ट, और अगर ये इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड। तो दोनों चांसेस है ना। हाँ, लेकिन अगर आप बात करोगे कि फिर यहाँ पर मेन क्या है, तो मेन यहाँ पर फॉरवर्ड, मेन यहाँ पर इसका कैरेक्टर एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये रिएक्शन हम नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में ले रहे हैं। जबकि आप याद करो एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर शुड बी हाई, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है। ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको बताया। इनफैक्ट आप देखो, क्योंकि ये रिएक्शन हम नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में लेते हैं तो इसलिए
हम यहाँ पर इसका मेन कैरेक्टर न्यूक्लियोफाइल लेते हुए बाइसल्फेट सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं। ऐसा करो, आप इसी में टेम्परेचर बढ़ा दो, ऐसा करिए आप इसी में टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आप इसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड कम बैकवर्ड ज्यादा जाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उस केस में ये रिएक्शन बेस कैरेक्टर यहाँ पर इसका ज्यादा डोमिनेटिंग वे में काम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई करने पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल हो जाती है। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में करवाओगे तब तो इस रिएक्शन में बाइसल्फेट सॉल्ट आपको मेन मिलेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इसमें बढ़ा दिया तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं, फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा जाना स्टार्ट कर देगी। मतलब आप एल्कीन से स्टार्ट कर रहे हो, वापस एल्कीन पर चले जाओगे। और ध्यान देना, अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दें, ध्यान दें मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगी। मतलब आप एल्कीन से कार्पेटाइन तक तो आए, लेकिन कार्पेटाइन के आने के बाद में आप बाइसल्फेट सॉल्ट पर कम जा रहे हैं, वापस एल्कीन पर ज्यादा रिवर्ट हो रहे हैं टेम्परेचर कंडीशन में, क्योंकि उस केस में फिर एलिमिनेशन रिएक्शन वाला कंसेप्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होती है। और उस केस में आप ध्यान देना, उस केस में जब यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड ज्यादा जाना स्टार्ट कर देगी टेम्परेचर कंडीशन में, तो बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और जब बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो इसके पास एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन होंगे। बेस यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है और बेस यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है। और आप सोचिए, अगर इस बेस ने यहां से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन हमें ये मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ये एल्कीन मिलेगी। अच्छा बताओ, अगर ये रिएक्शन यहां से रिवर्ट ज्यादा होती है, किस कंडीशन में? टेम्परेचर कंडीशन में, तो फिर मैं कहूंगा दो तरह के एल्कीन्स का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड होगा, ये एल्कीन और ये एल्कीन। और दोनों में से मेजर कौन सी एल्कीन बनेगी? ये, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन। मतलब आप सोचिए, आपने इस एल्कीन से स्टार्ट किया टेम्परेचर कंडीशन में, अगर आप एल्कीन को टेम्परेचर कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएं तो फिर कार्पेटाइन के बाद में टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन बाइसल्फेट सॉल्ट पर आने की जगह ज्यादा क्या होगा? बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो इसके पास दो रास्ते होंगे, एक ये एल्कीन और ये की एल्कीन। इस रास्ते को ज्यादा प्रेफर करेगी रिएक्शन, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन जो है वो मोर स्टेबल है। मतलब ये एल्कीन मेनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस एल्कीन में। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि आपने 1 इन को 2 इन में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब इसे आपने एक पोजीशन आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया है। ये भी एक तरीका हम यूज करते हैं रिएक्शन में एल्कीन के आइसोमराइजेशन के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर उसी कार्पेटाइन पर HSO4- को एज अ बेस लिया है तो उसका रीजन है क्योंकि मैं यहां पर रिएक्शन में टेम्परेचर कंडीशन की बात कर रहा हूं। और टेम्परेचर कंडीशन में मैंने आपसे क्या कहा कि टेम्परेचर कंडीशन में यहां पर इसका एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन खराब है। मैंने आपको बताया ना, टेम्परेचर कंडीशन में तो दोनों ही रिएक्शन के चांसेस अच्छे हैं, सब्स्टिट्यूशन के भी और एलिमिनेशन के भी। जब दोनों रिएक्शन के चांसेस अच्छे हैं तो कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी? एलिमिनेशन, बिकॉज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन में जो एलिमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा? देखो, अगर हमने कम कर दिया और अगर हम ऐसी टेम्परेचर रेंज में चले जाएं जहां पर रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस ना हो और एलिमिनेशन रिएक्शन अगर डिफिकल्ट हो गई तो फिर वहां पर ये रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस रिएक्शन में आप टेम्परेचर कम कर दें तो फिर ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं होगी और उस केस में ये रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ऐसा भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पर HSO4- का बेस कैरेक्टर क्यों लिया? उसका कैरेक्टर मैंने लिया है, प्रेफर किया है, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन में अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन विल डोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन। किस रीजन से? बिकॉज एलिमिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन इसमें एलिमिनेशन को फेवर करेगी। और इसमें मैं आपको वो केस भी बताऊंगा कि अगर इस रिएक्शन में जो एलिमिनेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर आप कम कर देंगे तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर रिएक्शन टेम्परेचर कंडीशन में तब तो एलिमिनेशन है ही, और उस केस में फिर आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये यहां पर हमने डिस्कस किया है E1 का एग्जांपल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, E1 का मेनली एक ही एग्जांपल है। बस आप तो माइंड में रखो कि एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर आपको दिया है तो थिंक अबाउट E1 रिएक्शन, अदरवाइज यू हैव टू थिंक अबाउट SN1 SN2 E2 रिएक्शन। तो कम से कम जब हम सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे मिक्स्ड एग्जांपल्स में,
तो 25% टेंशन आपकी कम हो चुकी होगी, क्योंकि E1 का एग्जांपल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हमें मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करने पड़ेंगे SN1, SN2 और E2 के, तो वहां पर आपको 4 नहीं 3 मैकेनिज्म्स के बारे में सोचना होगा। तो 25% टेंशन तो मैं यहां पर आपकी कम करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर बात ये? तो दिस इज अबाउट E1 रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल। तो जो रिएक्शन हमने कंप्लीट किए एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और इनके आंसर्स मैं आगे डिस्कस करूंगा। दिस अल्कोहल इज टू बी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेम यहां भी हुई है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इन दिस केस यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X and Y. In question number 4, this compound is diol. Its specific name is pinacol. Important name है, आप याद रखिएगा. And it is to be heated with sulfuric acid. You have to identify the product. And now in this case, alkene is to be reacted with sulfuric acid in normal temperature condition, one case, and in temperature condition, second case. और जैसा कि मैंने आपको explain किया, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एल्कीन की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर में करवाएंगे, तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड होकर के बाइसल्फेट सॉल्ट आपको मेन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करना स्टार्ट कर दें, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह यहां से बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देगी। मतलब उस केस में फिर HSO4- मेनली एज अ बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एल्कीन और इसके करस्पॉन्डिंग ये एल्कीन, दोनों तरह के एल्कीन्स बनेगी। और ये एल्कीन क्योंकि मोर स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अगर आप एल्कीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करेंगे, तो दिस एल्कीन विल मेनली कन्वर्ट इनटू दिस एल्कीन एंड दैट विल बी कॉल्ड आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, इनके आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस रिएक्शन में मैंने आपको टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल बताया। अब बात करते हैं, देखो कि अगर रिएक्शन में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वहां से अगर टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया जाए, तो रिएक्शन में क्या चेंजेस पॉसिबल है। और इसके लिए हम बात करेंगे, आप ध्यान देना। इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, if the temperature maintained in the reaction is less than the required temperature, अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर उससे लेस टेम्परेचर हम रिएक्शन में मेंटेन करते हैं, तो आप ध्यान देना रिएक्शन में क्या चेंज पॉसिबल है। द रिएक्शन शिफ्ट्स फ्रॉम E1 टू SN2। उस कंडीशन में क्या होगी, जो E1 रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, टेम्परेचर रिड्यूस करने के साथ में रिएक्शन E1 से शिफ्ट होती है SN2 रिएक्शन के लिए, एंड ईथर्स आर फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। देखो अल्कोहल के एसिडिक डिहाइड्रेशन में प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है दैट इज एल्कीन, लेकिन अगर आप रिएक्शन में रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो 2 चेंजेस आपको मिलेंगे। एक तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो E1 से शिफ्ट हो जाएगा SN2 के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन में प्रोडक्ट भी चेंज होगा। एल्कीन की जगह प्रोडक्ट आपको मेनली मिलेगा वहां पर ईथर। अब ये सब किस तरह से चेंजेस पॉसिबल हैं, ये हम बात करते हैं। और इसके लिए मैं एग्जांपल जो डिस्कस कर रहा हूं, वो आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं। आप ध्यान देना, इथेनॉल। इथेनॉल को अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं, और अगर आप रिएक्शन में हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट इज अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये प्रैक्टिकल बेसिस पर है। और इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको टेम्परेचर भी याद रखना है, क्योंकि इस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड किस तरह से पूछा जाता है, वो आपको मैं क्लियर करता हूं। देखो इथेनॉल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करते हैं और टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करते हैं 170, तो इस केस में तो प्रोसेस वही होगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्कीन दैट इज इथीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से लेस मेंटेन करते हैं, और वो प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको याद रखना है अप्रॉक्स 140, अगर आप टेम्परेचर 170 से रिड्यूस करके 140 करते हैं, तो इस केस में फिर हम बात करेंगे the reaction will shift from E1 to SN2 and ether will be formed
एज मेजर प्रोडक्ट। इस केस में रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ईथर मिलेगा। और ध्यान देना, इथेनॉल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है ईथर, एंड इट विल बी अ नेम रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। इस केस में रिएक्शन को हम विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस कहेंगे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आप ध्यान देना, इथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, 140 ईथर फॉर्मेशन। क्वेश्चन था द रिएक्शन इज नोन एज, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। और यहां पर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम E1 to SN2 if the temperature maintained in the reaction is less, that is approx 140, than the required temperature, that is approx 170. एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए अगर आप इथेनॉल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है अप्रॉक्स 170। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 170 से रिड्यूस कर दिया अप्रॉक्स 140, तो फिर ये रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और उस केस में फिर मेन प्रोडक्ट आपको मिलता है ईथर। कैसे, जरा इसको मैकेनिज्म से समझते हैं, आप ध्यान देना। और ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने लिया है इथेनॉल का, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप समझना इसको अच्छे से, ध्यान देना। देखो, इथेनॉल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोसेस वही रहेगा एसिड बेस। सबसे पहले जो रिएक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है दैट इज एसिड बेस। इथेनॉल में ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर, सो एज अ बेस इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और इथेनॉल के प्रोटोनेशन के साथ में यहां पर आपको मिल जाएगा प्रोटोनेटेड इथेनॉल, राइट। और H2SO4 में से HSO4 माइनस ये यहां पर सेपरेट हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, देखो अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रोक्स 170, रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रोक्स 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस केस में तो हम बात करें कि ये रिएक्शन इवन रिएक्शन के लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि आप याद करें एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमने डिस्कस किया है टेम्परेचर शुड बी हाई। रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमने बात की है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वहां पर हमने बात की है डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ऐसे में हमें रिएक्शन में टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है। अब रिएक्शन में यहाँ पर कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, अप्रोक्स 170, वो प्रैक्टिकल बेसिस पर है, और ये टेम्परेचर आपको याद भी रखना है, क्योंकि देखो 170 एंड 140 दो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। 170 में आंसर देना होगा मैं इथीन, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन 140 में हम आंसर देना होगा ईथर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, इसलिए ये टेम्परेचर आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और अब आप ध्यान देना, देखो टेम्परेचर अगर आप 170 मेंटेन करते हैं तो फिर ये रिएक्शन आप समझे कि एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। उस कंडीशन में रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस होगी, और उस केस में क्या होगा, देखो यहां से H2O लीव कर जाएगा, और इस H2O के लीव करने के साथ में आपका कार्बेटाइन फॉर्म होगा, और कार्बेटाइन फॉर्मेशन के बाद में बेस यहां पर इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और इस अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ में यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा इथीन। तो देखो यहां से ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए कब पॉसिबल होगी, जब आप रिएक्शन में टेम्परेचर 170 मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है, और वो टेम्परेचर यहां पर रिक्वायर्ड है 170, जो प्रैक्टिकल बेसिस पर हमने फाइंड किया है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। अब आप ध्यान देना, पॉइंट यह था कि अगर हम रिएक्शन में टेम्परेचर 170 से कम मेंटेन करें अप्रॉक्स 140, तो क्या होगा। आप ध्यान देना, अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर 140 मेंटेन किया, ध्यान देना अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर 140 मेंटेन कर रहे हैं, तो इस केस में फिर हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन अब इस वाले ट्रैक के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, क्योंकि ये वाला ट्रैक किसका है, एलिमिनेशन रिएक्शन का है, और एलिमिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो है अप्रॉक्स 140। तो ऐसे में पॉइंट आता है, देखो कि अगर हमने टेम्परेचर यहां पर कम कर दिया, तो अब यहां पर ये रिएक्शन इस वाले ट्रैक को फॉलो नहीं कर पाएगी, मतलब अब यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि H2O यहां से लीव करे और कार्बेटाइन का फॉर्मेशन होकर एल्कीन का फॉर्मेशन हो। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल में से H2O लीव ना किया, अगर H2O लीव करके अगर ये कार्बेटाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी फिर यहां पर ये बनेगी, देखो
कि इस केस में जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल है, आप ध्यान देना, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एल्कोहल पर जब प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, एंड दिस इज अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप रिएक्शन में टेम्परेचर 170 से रिड्यूस करके अप्रॉक्स 140 लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल है, क्या ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन मिक्सचर में अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? इनफैक्ट बहुत सारे होंगे, क्योंकि आप सोचिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे एल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन एक साथ हो जाएगा। नो, आप ध्यान देना, देखो वो ही एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटोनेट होगा जो सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा। आप तो जरा इसको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचिए। आप जरा उस मोमेंट के बारे में सोचिए कि जब एल्कोहल का, सुनिएगा, जब एल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल H2SO4 के फर्स्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, जब एल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल H2SO4 के फर्स्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर हम कह सकते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का पहला मॉलिक्यूल बनेगा। उस कंडीशन में आप सोचिए अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे? आपने जितने भी मिक्स किए होंगे उसमें से -1, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल जब प्रोटोनेट होगा तो बाकी जो रिमेनिंग -1 मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो अनप्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रहेंगे। तो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होंगे वो डेफिनेटली बहुत बल्क में होंगे इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल के सामने। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप रिएक्शन में 170 मेंटेन कर रहे हैं तब तो इसमें से H2 लीव करके केटायन बना और बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कीन बना दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन E1। लेकिन इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए जो एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो अप्रोक्स 170 है। और अब हम बात करें कि अगर हम यहां पर रिएक्शन में टेम्परेचर 170 से रिड्यूस कर दें अप्रोक्स 140 तो क्या होगा? तो ऐसे केस में एक बात तो पक्का है कि अब यहां से H2 लीव करके ये केटायन बने, रिएक्शन इस ट्रैक को फॉलो करे, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रैक को फॉलो करने के लिए, इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर हमें 170 चाहिए। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल है ये अब रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट जब अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, दिस अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज एन न्यूक्लियोफाइल। याद करो, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमाइन, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो अल्कोहल कैन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ध्यान देना, जैसे ही ये अल्कोहल मॉलिक्यूल इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये कार्बन आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? बिकॉज दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बन। So this positively charged oxygen will make this carbon atom electron deficient. और जैसे ही अल्कोहल मॉलिक्यूल इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में आप कह सकते हैं EN डिफरेंस क्रिएट होगा, और EN डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, देखो, ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड विल बी साइमल्टेनियसली। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां से H2O का लीव करना और अल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और जैसे कि हमने SN2 रिएक्शन में डिस्कस किया है, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना और लीविंग ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। मतलब अब ये रिएक्शन किस ट्रैक पर चली जाएगी? ये रिएक्शन अब यहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। और देखो, ये H2O एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, तो यहां पर लीव करने वाला पार्ट H2O। और देखो, अल्कोहल जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो हमने हमेशा डिस्कस किया, देखो, अल्कोहल कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। तो ये जब ऐड होकर H+ रिलीज करेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2, H इसमें से रिलीज हो जाएगा, OCH2CH3 मतलब ईथर फॉर्मेशन। एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। तो समझ में आइए, अल्टीमेटली देखो यहां पर क्या हुआ, अगर आप रिएक्शन में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तब तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस होगी, और ये रिएक्शन एलिमिनेशन होकर के इथीन यहां पर मेन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर 170 से कम मेंटेन किया, अप्रोक्स 140, तो फिर यहां पर H2O लीव करके केटायन नहीं बन पाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल इस वाले रास्ते पर नहीं जा पाएगा, और अगर ये मॉलिक्यूल इस रास्ते पर नहीं जा पाएगा तो ये मॉलिक्यूल जब रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें
एल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होना और इस H2O पार्ट का एज ए लीविंग ग्रुप लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब SN2 रिएक्शन, और इस केस में प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ईथर. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन. इफ the reaction temperature is approx 170 that is required for acidic dehydration of this ethanol, we get ethene as the main product. But if the temperature maintained in the reaction is less than the required temperature, the reaction shifts from E1 to SN2 and ether is formed as major product. है समझ में? अब एक बात ध्यान देना, दो पॉइंट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिएगा. भाई हमने कहा कि 140 पर ये पॉसिबल होगा, क्या हम कह सकते हैं 140 पर ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर 170 मेंटेन करना पड़ेगा. तो ठीक है 140 पर तो ईथर बन जाएगा, ये बात तो समझ में आ गई. लेकिन 170 पर हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब 170 पर रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए स्पॉन्टेनियस होगी. तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि 170 पर ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या 170 पर ये नहीं हो सकता? क्या 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 170 पर ये अल्कोहल इसके कांटेक्ट में आ जाए, ईथर बना ले? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि 170 पर आप कह सकते हैं कि उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, और 170 पर हम बात करें कि रिएक्शन एलिमिनेशन के लिए भी स्पॉन्टेनियस है. तो 170 पर आप कह सकते हैं ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल है. हाँ, 140 पर आप कह सकते हैं ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना है, राइट? तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई 140 पर तो ये फिजिबल है, लेकिन 170 पर ये भी फिजिबल और ये भी फिजिबल है. तो क्वेश्चन है फिर ये होगा या ये होगा? मेन क्या होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि 170 पर ये भी फिजिबल और ये भी फिजिबल है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस अल्कोहल का इसके कांटेक्ट में आना इस इंटर प्रोसेस, ये एक इंटर प्रोसेस है, जबकि इसमें से H2O लीव करके किस केटायन का बनना, ये यहां पर एक इंट्रा प्रोसेस होगा. ये यहां पर एक इंट्रा प्रोसेस होगा. और बताओ इंटर और इंट्रा, अगर हम कह रहे हैं कि 170 पर ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और इन दो पॉसिबिलिटी में से ये इंटर और ये इंट्रा है, तो प्रेफर क्या होगा? आंसर है इंट्रा प्रेफर होगा, राइट? तो उस केस में फिर ये प्रोसेस होगा, और इसके बाद में यहां पर अब आप कह सकते हैं कि जो बेस H को रिमूव करेगा उसके सामने ये भी ऑप्शन होगा कि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल केटायन से ऐड हो जाए. बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन एज ए बेस रिएक्ट करना और एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना, प्रेफर्ड रिएक्शन क्या होगी? एसिड बेस, तो एलिमिनेशन होकर एल्कीन फॉर्मेशन होगा. तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि 170 पर तो ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल है, लेकिन प्रेफर क्या होगा? ये प्रेफर होगा. हाँ, 140 पर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके होने के लिए, इस एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होता है, और वो प्रैक्टिकली हमें मेंटेन करना है अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो ये समझ में आया कि 140 पर तो ये फिजिबल होगा, 170 पर ये और ये दोनों फिजिबल है, लेकिन प्रेफर ये हो जाएगा. क्लियर बात? ये एक पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि हमने कहा भाई 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब इस अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल के कांटेक्ट में आएगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर ईथर फॉर्मेशन करेगा. यहां पर एक पॉइंट ये माइंड में आता है कि 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमने कहा कि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा. 140 पर एक और न्यूक्लियोफाइल भी तो यहां पर ऐड हो सकता है ना, और वो कौन? HSO4-. अगर HSO4- एज ए बेस यहां से H को रिमूव कर सकता है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड भी तो हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. लेकिन आप देखो इस कंडीशन में हम कहें कि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो और HSO4- एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, दोनों में अगर आप चेक करें दोनों ऐड हो सकते हैं, दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन सकते हैं. इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ईथर के साथ साथ यहां पर HSO4- इस पर ऐड होकर बाइसल्फेट सॉल्ट भी बनेगा. लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक तो अल्कोहल इसके कांटेक्ट में है और एक HSO4- इसके कांटेक्ट में है. दोनों के कांटेक्ट में आने की अगर आप प्रोबेबिलिटी को चेक करोगे तो ध्यान देना, अल्कोहल इसके कांटेक्ट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. कैसे, जरा इस बात को समझना, मैं आपको क्लियर करता हूं. आप तो इसको फिर से ऐसे समझें कि अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ध्यान देना, अल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल जब H2SO4 के फर्स्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो पहला मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड अल्कोहल का बनेगा. और क्या मैं कह सकता हूं H2SO4 का जब फर्स्ट मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा, तो H2SO4 का पहला मॉलिक्यूल यहां पर डिसोशिएट होगा और HSO4- यहां पर फर्स्ट HSO4- आयन बनेगा. अब आप सोचिए, अल्कोहल का जब फर्स्ट मॉलिक्यूल H2SO4 के फर्स्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहां पर आप कह सकते हैं
प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल 1 प्रेजेंट है और HSO4 माइनस आयन 1 प्रेजेंट है और अल्कोहल मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है? बहुत सारे, इनफैक्ट जितने आपने लिए उसमें से -1। तो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के सामने आप कह सकते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल का जब पहला मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके सामने HSO4 माइनस कितने होंगे? 1। और अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल कितने होंगे? बहुत सारे। तो फिर तो इसी के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बल्क में प्रेजेंट होगा और अगर बल्क में प्रेजेंट होगा तो फिर तो ईथर ही यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बनेगा। आया समझ में? तो इसीलिए हम बात करते हैं, देखो, इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, that is this reaction. If the temperature maintained in the reaction is less than the required temperature, the reaction shifts from E1 to SN2 and ether is formed as major product. आया समझ में? So this is about the reaction. और ध्यान देना, if ether is formed in this way, the reaction is a name reaction. The reaction is known as Williamson's continuous ether synthesis. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, देखो इस तरह से, या तो रिएक्शन का नेम आपसे पूछ सकते हैं या फिर क्वेश्चन ये आता है इथेनॉल H2SO4 170, आंसर इज इथेन इज द मेन प्रोडक्ट। 140, आंसर इज ईथर इज द मेन प्रोडक्ट। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस एंड दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब एक बात ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कंसेप्ट के साथ में ही उसने एक क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो हमने कहा भी ये SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, SN2 रिएक्शन है। इसके लिए एक पॉइंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस रिएक्शन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर unsymmetrical ether. This reaction is not an appropriate method to prepare unsymmetrical ether. आप ध्यान देना, Williamson's continuous ether synthesis that is biomolecular substitution reaction is not an appropriate method to prepare unsymmetrical ether like ethyl methyl ether, like ethyl methyl ether। आप ध्यान देना, इसका रीजन मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस मतलब हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए कहा जा रहा है कि इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। अब पहले तो अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है ये आप समझ लें। देखो ईथर में क्या मैं कह सकता हूं, ऑक्सीजन से 2 अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे। इफ द 2 अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड विद ऑक्सीजन आर डिफरेंट, दैट विल बी कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। आप ध्यान देना, अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहे हैं तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा? देखो दिस इज ईथर फंक्शनल ग्रुप जिसमें दोनों साइड में R ग्रुप अटैच्ड होंगे। इफ द 2 अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड विद दिस ऑक्सीजन आर सेम, if these 2 alkyl groups bonded with this ether functional group are same, it is called symmetrical ether. And if these alkyl groups bonded with the functional group ether are different like R and R dash, then it is called unsymmetrical ether. उस केस में हम इस रिएक्शन को unsymmetrical ether कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देना, ये unsymmetrical ether फॉर्मेशन के लिए appropriate method क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं।
इसका रीजन बिल्कुल वैसा ही होगा। आप याद करें वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में भी जब हम मिक्सचर ऑफ हैलाइड यूज करते हैं तो अनसिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और वहां पर हमने डिस्कस किया था कि अनसिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन के लिए वुड्स रिएक्शन एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। याद करो उसका रीजन होता है क्योंकि वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एज प्रोडक्ट आपको मिलता है। यहां भी ऐसा ही होगा। देखो अगर मुझे इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना है, ध्यान देना, अगर मुझे रिएक्शन में इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना है, if this ether is to be formed, if this ether is to be prepared by using Williamson's continuous ether synthesis, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होगा, टेम्परेचर में मेंटेन करूंगा अप्रॉक्स 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और मैं एल्कोहल यहां पर कौन सा यूज करूं, क्या मैं कह सकता हूं सिंगल एल्कोहल कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि आप सोचिए अगर आप केवल एक ही तरह का अल्कोहल लेंगे तो जब अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके ईथर बनाएंगे तो उसमें दोनों पार्ट सेम आएंगे ना, ये तो सिमेट्रिकल ईथर होगा। आप सोचिए अगर आपको यहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है लाइक इथाइल मिथाइल ईथर, तो फिर आपको यहां पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल लेना होगा। इस केस में आपको क्या करना होगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल आपको यहां पर लेना होगा लाइक इथेनॉल एंड मीथेनॉल, क्योंकि अगर आप मिक्सचर यूज करेंगे तभी तो आपको अनसिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। एक ग्रुप तो आपको इथाइल चाहिए तो एक तो मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया, एक ग्रुप आपको चाहिए मिथाइल तो मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया। अब आप सोचिए अगर आप मिक्सचर ऑफ अल्कोहल लेंगे तो जो ईथर आपको मिलेगा वो सिंगल ईथर नहीं, यहां पर भी क्या होगा, ईथर्स का मिक्सचर बनेगा, क्योंकि जब दो अल्कोहल मॉलिक्यूल, ध्यान देना, देखो इस ईथर फॉर्मेशन में कितने अल्कोहल मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, 2, पहला तो यहां पार्टिसिपेट किया और दूसरा यहां पार्टिसिपेट किया, और जब 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे में अगर आप मिक्सचर ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं तो बता सकते हैं which 2 alcohol molecule will participate to prepare ether, 2 ethanol molecules, 2 methanol molecules और 1 of each। आंसर है all the 3 combinations are possible। ये तो प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है रिएक्शन में 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर जाए। अब आप सोचिए अगर रिएक्शन में 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर तो रिएक्शन में डाइथाइल ईथर भी बनेगा, फिर तो रिएक्शन में डाइथाइल ईथर भी बनेगा। अगर रिएक्शन में 2 मीथेनॉल मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, 2 मीथेनॉल मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया तो फिर डाइमिथाइल ईथर बनेगा। और अगर रिएक्शन में 1 इथेनॉल एंड 1 मीथेनॉल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 1 ऑफ ईच, तो अनसिमेट्रिकल ईथर इथाइल मिथाइल ईथर बनेगा। तो ये मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं कि हम बना नहीं सकते, बनाना एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको अनवांटेड ईथर्स भी प्रोडक्ट में मिलेंगे। अब आप देखो अगर ये भी साथ में बनेंगे तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि जितना हमने इथेनॉल और मीथेनॉल यहां पर यूज किया है वो हमारे टारगेट में 100% यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये ईथर बनाना है और हमारा कुछ अल्कोहल मॉलिक्यूल वेस्ट हो जाएगा इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी, आप सोचिए क्या मैं कह सकता हूं ये ईथर के क्लोज मेंबर्स हैं, लाइक दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ ईथर, दिस इज सेकंड मेंबर ऑफ ईथर, दिस इज थर्ड मेंबर ऑफ ईथर। ये ईथर के क्लोज मेंबर्स हैं और ईथर के क्लोज मेंबर्स में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस कम होगा तो आप सोचिए इन ईथर्स को सेपरेट करना भी डिफिकल्ट होगा। तो पहले तो वेस्टेज हुआ अल्कोहल का, फिर जो बने, क्योंकि हमारी डिमांड तो इथाइल मिथाइल ईथर बनाना था, ये तो 2 अनवांटेड ईथर बन गए साथ में। अब इनको अलग करो, अलग करना वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कंपाउंड्स के मिक्सचर में प्रेजेंट कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट में अगर गैप कम होगा तो उनका सेपरेशन भी डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि Williamson's continuous ether synthesis is not an appropriate method to prepare unsymmetrical ether। आप एक ही टाइप के अल्कोहल लो तो फिर आपको मिक्सचर नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही टाइप के अल्कोहल से जो ईथर बनेगा उसमें दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप भी सेम आएगा, मतलब ये एक एप्रोप्रिएट मेथड होगा सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए। क्लियर बात ये। सो दिस इज अबाउट एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और उसमें टेम्परेचर का रोल। क्लियर बात ये। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर हमने रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है। कई बार आपको अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए एल्यूमिना भी दिया होता है, ध्यान देना, कई बार आपको इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जगह एल्यूमिना भी दे देते हैं। आप वो केस भी माइंड में रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। Alumina can also be used for dehydration of alcohol
मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कंडीशन। इस केस में भी जो रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट बनता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल वैसे ही केस है जो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एक्सप्लेन किया। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने आपसे कहा कि इथेनॉल में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन में टेम्परेचर 170 मेंटेन करते हैं तो ईथर बनेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर 140 मेंटेन किया कुछ कम, तो उस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और ईथर मेन प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर भी ऐसा ही है, आप ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, अगर आप एल्यूमिना की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो यहां भी वही कंडीशन है। देखो, अगर आप रिएक्शन में हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अगर आप रिएक्शन में हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रॉक्स 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन होगी और यहां पर मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा इथीन। लेकिन यहां पर भी अगर आपने रिएक्शन में टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से कम किया अप्रॉक्स 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो उस केस में फिर ये रिएक्शन भी एलिमिनेशन से डाइवर्ट हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए और यहां पर भी मेन प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो ईथर मिलेगा। तो बिल्कुल वही कंपेरेबल कंडीशन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के सिमिलर। हाँ, इसमें मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए आपको एल्यूमिना भी क्वेश्चन में गिवन हो सकता है और एल्यूमिना के केस में भी रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अल्टीमेटली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको 4 रिएक्शंस याद रखनी है। इथेनॉल के केस में सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप लेते हैं तो 170 पर इथीन और 140 पर ईथर बनेगा और एल्यूमिना के केस में 350 पर इथीन और 250 पर ईथर बनेगा और इन 4 रिएक्शंस में से एक रिएक्शन नेम रिएक्शन है इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ईथर फॉर्मेशन। द रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस। क्लियर होगी बात ये। सो दिस इज अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और इसी के साथ में मैंने इवन मैकेनिज्म का एग्जांपल के साथ में यहां पर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इवन का काम हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इवन का मेनली एक ही एग्जांपल हमारे सिलेबस में है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। बस अब इसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा E2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन के भी जनरल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम मिक्स्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे कौन से मैकेनिज्म्स के, SN1 SN2 और E2 के। E1 नहीं, क्योंकि E1 तो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर E1 का मेनली एक ही एग्जांपल आपको माइंड में रखना है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद में आपको जो भी रिएक्शन गिवन होगी उस रिएक्शन में आपको 4 नहीं 3 मैकेनिज्म्स के बारे में सोचना होगा, SN1 SN2 एंड E2। सो दिस इज अबाउट E1 रिएक्शन एंड इट्स एग्जांपल। नेक्स्ट आप बात करते हैं E2 रिएक्शन और E2 रिएक्शन के लिए आप देखो नेट रिएक्शन की अगर बात की जाए तो नेट प्रोसेस तो यहां पर भी वही रहेगा जो हमने E1 के लिए डिस्कस किया। ओवरऑल देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ H एंड L फ्रॉम द कंपाउंड। आप ध्यान देना, ये कंपाउंड अगर आप लेते हैं तो बेस की प्रेजेंस में इस कंपाउंड में से ओवरऑल HL एलिमिनेशन होगा और HL एलिमिनेशन के साथ में आप ध्यान देना इनटू एल्कीन्स का फॉर्मेशन रिएक्शन में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर ये HL एलिमिनेट होता है तो यहां डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज अ लेस स्टेबल एल्कीन, और इस HL एलिमिनेशन के साथ में प्रोडक्ट आपको ZJ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द मोर स्टेबल एल्कीन। हाँ, E1 और E2 में डिफरेंस की अगर बात की जाए, देखो सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों में नेट प्रोसेस सेम होगा, एलिमिनेशन ऑफ H एंड L फ्रॉम द कंपाउंड। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया E1 रिएक्शन में elimination of H and L will complete in 2 steps, while in E2 reaction elimination of HL will complete in single step। अब सिंगल स्टेप में HL एलिमिनेशन कैसे होगा, जरा मैकेनिज्म से इसे समझते हैं। आप ध्यान देना, देखो ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब
बेस जब इस कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ द लीविंग ग्रुप L फ्रॉम द कंपाउंड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय बेस, इट विल बी साइमल्टेनियसली। क्या बात समझ में आ रही है? बेस का H को रिमूव करना और लीविंग ग्रुप का लीव करना यहां पर साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, सिंगल स्टेप पे प्रोसेस होगा। और ध्यान दें, देखो बेस जब यहां से H को रिमूव करेगा और लीविंग ग्रुप जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके यहां पर लीव करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करेगा, तो ये कार्बन अपना लॉस कहां से बैलेंस करेगा? आप सोचिए, क्योंकि लीविंग ग्रुप जब यहां से लीव करेगा तो वो तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके लीव करेगा। तो क्वेश्चन है फिर इस कार्बन का लॉस कौन से इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बैलेंस होगा? इस कार्बन का लॉस बैलेंस होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यहां पर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि इस H को तो बेस ने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो इस बेस का H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और इस बॉन्ड का ब्रेकेज और यहां पर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन और इस बॉन्ड का ब्रेकेज, ये यहां पर साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और इस साइमल्टेनियस प्रोसेस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ध्यान देना, बेस का H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, इस बॉन्ड का ब्रेकेज, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, सेपरेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप L, मतलब इस बॉन्ड का ब्रेकेज यहां पर साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। सो दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, ब्रेक, फॉर्मेशन एंड ब्रेक, ये यहां पर साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और अब आप ध्यान देना, इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के साथ में यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये एल्कीन यहां पर फॉर्म होगी, दैट इज ZJ प्रोडक्ट। क्या बात क्लियर होगी? अब आप देखो, यहां पर क्वेश्चन है कि इस एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अब आप ध्यान देना, क्योंकि हम बात करें कि अब जो बेस H को रिमूव करेगा वो डायरेक्टली कंपाउंड से रिमूव करेगा। अगर आप इसे E1 से कंपेयर करें तो E1 में ऐसा नहीं था। E1 में क्या होता है, कंपाउंड से पहले लीविंग ग्रुप L लीव करता है, कार्पेटाइन बनता है और कार्पेटाइन में से बेस H को रिमूव करता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, देखो बेस डायरेक्टली कंपाउंड से H को रिमूव कर रहा है और जिस H को बेस ने रिमूव किया, अगर मैं उस H की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं, इट इज बीटा हाइड्रोजन। आप ध्यान देना, दिस हाइड्रोजन इज बीटा हाइड्रोजन। कैसे हमने इसको बीटा हाइड्रोजन कहा, आप ध्यान दें। देखो इस कंपाउंड में अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप L की, चलिए ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट पे कंपाउंड लिखा है, जिसमें यहां पर मैंने जनरल फॉर्मेट में L लिखा है। अगर हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं, जब हम एक यहां पर स्पेसिफिक कंपाउंड लेंगे तो उसमें जो L होगा वो कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा और डेफिनेटली जो L होगा वो उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होगा। और क्या मैं कह सकता हूं, कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कंपाउंड की आइडेंटिटी होता है। जैसा आप सोचिए, जब मैंने E1 का जनरल फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया तो वहां भी मैंने L लिखा, लेकिन जब मैंने एग्जांपल लिया तो एग्जांपल E1 का एग्जांपल हमने डिस्कस किया एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पर आप कह सकते हैं L के फॉर्म में क्या प्रेजेंट था, OH। ऐसे ही जब E2 के लिए हम स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहां भी आप देखिएगा जो L होगा वो डेफिनेटली कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब क्या मैं कह सकता हूं, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो सुनिएगा इस बात को, जब हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करेंगे तो डेफिनेटली उस स्पेसिफिक कंपाउंड में जो L होगा वो कोई फंक्शनल ग्रुप होगा और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन फर्दर जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो ये कार्बन बीटा है और बीटा कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगा वो हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, ये हाइड्रोजन है तो वही जो E1 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहां पर हमने इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा था और यहां पर हम इसी हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कह रहे हैं। डिफरेंस है ना, देखो डिफरेंस क्या, आप ध्यान देना। आप सोचिए, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में से अगर लीविंग ग्रुप L लीव कर जाए, ध्यान देना, इस कंपाउंड में से अगर लीविंग ग्रुप L लीव कर जाए तो L के लीव करने के साथ में यहां पर हमें मिलता है कार्पेटाइन। L के लीव करने के साथ में यहां पर हमें मिलता है कार्पेटाइन। अब जरा देखो, सुनिएगा इस बात को, जब L यहां से लीव कर जाएगा तो बनेगा कार्पेटाइन और अगर इस कार्पेटाइन में मुझे इस हाइड्रोजन को अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है
तो ध्यान देना कार्बेटाइन में आइडेंटिटी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। क्योंकि कार्बेटाइन की आइडेंटिटी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होती है, तो आइडेंटिटी जिस कार्बन से बॉन्डेड होगी वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। और बेस इवन रिएक्शन में कार्बेटाइन से H को रिमूव करता है, और क्योंकि कार्बेटाइन में से H को रिमूव करता है तो इस H को हमने कार्बेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कहा। लेकिन अगर हम बात करें E2 की, ये तो बात हो गई E1 की, अगर हम बात करें E2 की, तो E2 में क्या होगा, कंपाउंड से L का लीव करना और बेस का हाइड्रोजन को रिमूव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, दैट इज E2। अब आप सोचिए बेस इस हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर रहा है तो हाइड्रोजन तो वही है, लेकिन इस बार यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कहां से रिमूव हो रहा है, कार्बेटाइन में से नहीं, डायरेक्टली कंपाउंड में से। और कंपाउंड में से अगर रिमूव हो रहा है तो कंपाउंड में आप कह सकते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये एल ग्रुप होगा जो एक स्पेसिफिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब मुझे इस एल के रिस्पेक्ट में इस कार्बन को अल्फा कहना होगा, और इसे अगर मैं अल्फा कहूंगा तो नेक्स्ट कार्बन अब इस बार बीटा बनेगा, तो फिर ये हाइड्रोजन यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहां पर कार्बेटाइन के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन अल्फा है, लेकिन यहां पर इस एल के रिस्पेक्ट में, कंपाउंड के रिस्पेक्ट में यही हाइड्रोजन यहां पर क्या है, बीटा है। तो ये डिफरेंस आएगा। देखो E2 में आप कह सकते हैं बेस कंपाउंड से H को रिमूव करता है और वो बीटा हाइड्रोजन है, जबकि E1 रिएक्शन में बेस कार्बेटाइन में से H को रिमूव करता है और उस कंडीशन में हम हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्या डिफरेंस क्लियर हो गया? तो अब आप ध्यान देना, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं यहां पर कि सेपरेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप L एंड रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय बेस विल बी साइमल्टेनियसली। और आप सोचिए अगर बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ध्यान देना ये हाइड्रोजन अगर बीटा है तो हाइड्रोजन तो ये भी बीटा होगा ना, ये भी हाइड्रोजन बीटा होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन भी बीटा कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी तो अल्फा कार्बन से बॉन्डेड है ना, और अल्फा कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन बॉन्डेड होगा वो बीटा होगा। तो ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा है, तो फिर तो ये हाइड्रोजन भी बीटा है, और अगर ये हाइड्रोजन भी बीटा है तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि बेस कैन रिमूव दिस बीटा हाइड्रोजन आल्सो। ये केस सेकंड बना, जो इससे पहले मैंने केस डिस्कस किया इस हाइड्रोजन के रिमूवल का, इसे अगर हम केस फर्स्ट कहें तो अब हमारे पास यहां पर सेकंड केस ये भी बनता है कि बेस कैन रिमूव दिस बीटा हाइड्रोजन आल्सो। और अब आप सोचिए अगर बेस यहां से H को रिमूव करता है तो फिर से वही इस बेस का H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम कंपाउंड, मतलब इस बॉन्ड का ब्रेकेज, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये बेस जब H को रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एंड सेपरेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप L, मतलब इस बॉन्ड का ब्रेकेज, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज नाउ लेस स्टेबल एल्कीन। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द लेस स्टेबल एल्कीन इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ formation of these two alkenes is expected to be formed as product in the reaction. क्लियर बात ये? तो आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर हम बात करें कि E2 रिएक्शन में बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो बीटा हाइड्रोजन इसमें ये भी है और बीटा हाइड्रोजन ये भी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको सेटजेक प्रोडक्ट मिला, और इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिला, राइट? आप ध्यान देना, यहां पर हम कह सकते हैं क्योंकि सिंगल स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, बेस का H को रिमूव करना और लिविंग ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस है, तो आप देखो यहां पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली ट्रांजिशनल स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा करते हैं, इसे हम लिख देते हैं TS1, इसे यहां पर मैं लिख देता हूं TS1, और इसे मैं लिख देता हूं TS2, क्योंकि दो केसेस हम ले रहे हैं, TS1 ट्रांजिशनल स्टेट 1 एंड ट्रांजिशनल स्टेट 2, ये केस 1 और ये केस 2, इसके करस्पॉन्डिंग सेटजेक प्रोडक्ट और इसके करस्पॉन्डिंग हॉफमैन प्रोडक्ट। आया समझ में? अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर मैं चार्जेस की बात करता हूं, इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप चार्जेस की बात करें तो ध्यान देना, देखो बेस यहां पर नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्या हम बात कर सकते हैं, जब नेगेटिवली चार्ज्ड एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं बी विद द डिक्रीज इन चार्ज इट विल एक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो चुका है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेस ने अगर इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया है, इसने H के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, तो बेस अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इसका कंप्लीट नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, पार्शियल। अब आप देखो बेस ने किसे इलेक्ट्रॉन दिया, आंसर है H को। अब पॉइंट यह है कि अगर बेस ने H को इलेक्ट्रॉन दिया
तो क्या H ने, क्योंकि H इलेक्ट्रॉन ले रहा है और H यहाँ पर न्यूट्रल है, तो H अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि बेस ने अगर H को इलेक्ट्रॉन दिया और क्योंकि H न्यूट्रल है तो न्यूट्रल H जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या हम ये बात करेंगे कि इस H पर नेगेटिव चार्ज होगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि देखो बेस ने जब H को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया एट द सेम टाइम इस H ने वो इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि H को तो अल्टीमेटली एक ही बॉन्ड बनाना है ना, H को तो अल्टीमेटली एक ही बॉन्ड बनाना है। तो जैसे ही बेस ने H के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, H ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना स्टार्ट कर दिए। तो अब आप ध्यान देना, पॉइंट ये आता है कि क्या इसका मतलब फिर हम ये माने कि बेस ने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो जो डोनर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, इस पर तो आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज। एक्सेप्टर कौन है? H। तो क्या हम ये माने कि H पर चार्ज आएगा? नो, क्योंकि जब H को इलेक्ट्रॉन मिलना स्टार्ट किया एट द सेम टाइम H ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है क्या फिर इस कार्बन पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही H ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, इस वाले कार्बन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है क्या फिर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा? आंसर है नो, क्योंकि एट द सेम टाइम इस L ने यहां से लीव करना स्टार्ट कर दिया और L यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लीव कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन है फिर L पर नेगेटिव चार्ज आएगा? यस, क्योंकि अब इस L से अभी आगे किसी ने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट नहीं किया है। तो यहां पर आप कह सकते हैं इस L पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि इन बिटवीन कहीं पर कोई चार्ज नहीं होगा, जो चार्ज होगा वो केवल बेस और लीविंग ग्रुप L पर होगा। क्योंकि आप तो ऐसा समझ लें कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर बेस है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर L है। बीच में तो जो एटम आ रहे हैं वो एक अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आगे वो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो लिया दिया बराबर। बीच वाले एटम्स की बात करोगे ना, मैं तो ये समझ रहा हूं इस बेस और L के बीच में, समझना इस बात को, इस बेस और L के बीच में तीन एटम्स आ रहे हैं। कौन कौन सी तीन एटम्स? ये H आ रहा है, ये कार्बन आ रहा है और ये कार्बन आ रहा है। क्वेश्चन है H कार्बन कार्बन इनमें से किसी पर क्यों नहीं चार्ज आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर H कार्बन और कार्बन में किसी भी एटम को आप देखोगे तो इन तीन में से अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो आगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। तो लिया और आगे दिया बराबर, तो वो दैट विल रिमेन न्यूट्रल। कैसे? बेस ने H को इलेक्ट्रॉन दिया तो क्योंकि बेस डोनर है और नेगेटिवली चार्ज एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होता है, तो हमने इसको -1 से पार्शियल -1 कर दिया, पार्शियल माइनस कर दिया, पे चार्ज कम हो गया। अब एक्सेप्टर कौन बना? H। तो क्वेश्चन है क्या H पर चार्ज आएगा? नो, क्योंकि जब H को इलेक्ट्रॉन मिला एट द सेम टाइम H ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। तो क्वेश्चन है क्या इस कार्बन पर चार्ज आएगा? नो, क्योंकि जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला तो उसी टाइम पर इस कार्बन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्वेश्चन है क्या इस पर कार्बन पर चार्ज आएगा? नो, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिला उसी टाइम पर L ने लीव करना स्टार्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है क्या L पर चार्ज आएगा? यस, क्योंकि L यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है और जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आया। समझ में? बीच में कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर बात ये, क्योंकि बीच में कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं? तीन एटम्स, ये H, ये कार्बन और ये कार्बन। इन तीनों में से किसी भी एटम को आप चेक कर लो, अगर इन थ्री एटम में से किसी को इलेक्ट्रॉन मिला है तो उसने वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर भी किया है। H को इलेक्ट्रॉन मिला, H ने आगे इसको ट्रांसफर कर दिया। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। और इसे इलेक्ट्रॉन मिला तो यहां से L ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और L से किसी ने इलेक्ट्रॉन आगे नहीं लिया है तो चार्ज L पर आएगा। और ठीक इसी तरह से इस केस में अगर बात की जाए तो बेस पर डेल नेगेटिव चार्ज और इस L पर डेल नेगेटिव चार्ज, राइट? इन बिटवीन कोई चार्ज नहीं। क्लियर बात ये? चलिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब बेस ने H को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया एट द सेम टाइम इस लीविंग ग्रुप L ने लीव करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए अल्टीमेटली आप कह सकते हैं बेस ने इलेक्ट्रॉन दिया और अल्टीमेटली किसने इलेक्ट्रॉन लिया? L ने। बीच वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो आगे दे भी रहे हैं, तो लिया दिया बराबर। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिफरेंस अलग तरीके से समझाता हूं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो चार्ज आएगा वो केवल बेस और L पर आएगा। कैसे? देखो, आप इसको ऐसे समझो, अगर बेस ने H को इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया और एट द सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम पर अगर L लीव करना स्टार्ट ना करे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं भाई। E2 रिएक्शन में वैसे तो ऐसा ही होगा कि बेस जब H को इलेक्ट्रॉन देगा एग्जैक्टली सेम टाइम पर लीविंग ग्रुप L लीव करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन चार्जेस को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस ला रहा हूं। और डिफरेंस ये ला रहा हूं कि ऐसा मान लिया जाए कि बेस H को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करे लेकिन
एग्जैक्टली सेम टाइम पर L लीव करना स्टार्ट ना करे तो क्या होगा? सुनिए, देखो बेस ने H को इलेक्ट्रॉन दिया तो जो डोनर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होना स्टार्ट हुआ, डेल नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही बेस ने H को इलेक्ट्रॉन दिया, वो H क्या करेगा, इस कार्बन को आगे इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या मैं कह सकता हूं, लेकिन इस कार्बन से अभी इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि यहां से L ने लीव करना स्टार्ट नहीं किया। भाई देखो, L यहां से लीव करेगा तो ये L जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बेस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, बेस ने इलेक्ट्रॉन H को देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही H को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन आगे इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब इस कार्बन पर फिर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी इस कार्बन ने यहां से इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी हम ये मान रहे हैं कि L ने लीव करना स्टार्ट नहीं किया है। तो उस केस में फिर नेगेटिव चार्ज आपको यहां की जगह बीच में कार्बन पर दिखेगा। लेकिन आप सोचिए कि जब बेस ने H को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, अगर सेम टाइम पर लीविंग ग्रुप L ने लीव करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर तो क्योंकि L जब लीव करेगा तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर के लीव करेगा, और अगर L ने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया तो ये कार्बन भी एट द सेम टाइम यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फिर तो ये चार्ज आपको यहां नहीं, फिर तो ये चार्ज आपको कहां दिखेगा? L पर दिखेगा। तो क्योंकि हम ये मानते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि E2 रिएक्शन में बेस का H को इलेक्ट्रॉन देना मतलब बेस का H को रिमूव करना और L का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसे में बेस ने इलेक्ट्रॉन दिया और अल्टीमेटली किसने इलेक्ट्रॉन लिया? L ने। बीच में जो 3 एटम्स ये आएंगे, H कार्बन एंड कार्बन, इन 3 एटम्स पर इसलिए कोई चार्ज नहीं आ रहा है क्योंकि अगर H को इलेक्ट्रॉन मिला तो H ने इलेक्ट्रॉन आगे दिया भी है। इस कार्बन को S से इलेक्ट्रॉन मिला तो इस कार्बन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया भी है, और इस कार्बन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिला तो इस कार्बन ने आगे L को इलेक्ट्रॉन दिया है, क्योंकि L ने इलेक्ट्रॉन लिया इससे। तो अल्टीमेटली चार्ज कहां पर आएगा? L पर आएगा। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन E2 रिएक्शन। अब आप देखो, क्योंकि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन का RDS है, और ये अगर रिएक्शन का RDS है तो फिर तो आप देखो, इस बार हम बात कर सकते हैं कि RDS में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड बेस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और क्योंकि RDS में ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और बेस दोनों इन्वॉल्व हैं, तो नाउ दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एंड बेस। क्योंकि यहां पर रिएक्शन की रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज E2 रिएक्शन। क्लियर बात है? तो ये रिएक्शन की हो जाएगी यहां पर रेट इक्वेशन। और देखो, अब मैं अगर E1 और E2 में कुछ पॉइंट्स कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं, E1 में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि वहां कार्बोकेटाइन बना, लेकिन इन E2 देयर विल बी नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बिकॉज इन दिस केस कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। In fact, intermediate is not formed during the reaction, only transition state is formed. Clear बात ये? तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं यहाँ पर, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर? चलिए, इसके बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट, देखो मैंने आपसे कहा E1 रिएक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिएक्शन में हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन है फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। वास्तव में वो पॉइंट केवल E1 नहीं, E1 एंड E2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। क्या मैं कह सकता हूं, E1 के सिमिलर यहां पर भी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जबकि वीक बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन है तो वीक बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो कम होगी। मतलब ओवरऑल यहां भी आप कह सकते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है। देखो वो तो एलिमिनेशन में कॉमन पॉइंट है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एक जनरल पॉइंट आप कह सकते हैं, दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है, और यहां पर भी अगर रिएक्शन के लिए डेल्टा H पॉजिटिव है तो फिर तो डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हमें टेम्परेचर हाई मेंटेन करना होगा। तो ये तो आप कह सकते हैं E1 और E2 के लिए एक कॉमन पॉइंट होगा, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू गेट प्रोडक्ट विद गुड यील्ड। यहां भी वही पॉइंट है, टेम्परेचर आपको हाई मेंटेन करना होगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए, क्योंकि यहां पर भी रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पर भी डेल्टा H पॉजिटिव है, तो डेल्टा G नेगेटिव के लिए टेम्परेचर शुड बी हाई। क्या बात क्लियर होगी? नेक्स्ट पॉइंट, अब आप देखो E1 रिएक्शन में हमने कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन किया, और आप याद करें
रिएक्टिविटी कंपैरिजन में हमने बात की थी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की, और रीजन वही था क्योंकि रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव था। तो हमने कहा कंपाउंड्स का जो रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे हम E1 के लिए, वो हम इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। और उसका रीजन मैंने आपको बताया, डेल्टा एच पॉजिटिव। क्या मैं कह सकता हूं E2 रिएक्शन में भी डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो यहां पर भी कंपाउंड्स का जो रिएक्टिविटी कंपैरिजन होगा वो E1 के सिमिलर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, क्योंकि कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन हमने E1 में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के बेसिस पर क्यों किया था, क्योंकि हमने कहा था कि रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो ये हम कहते हैं कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू कम होनी चाहिए। और डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू कम कब होगी, जब बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा, क्योंकि हम यही तो स्टेटमेंट देते ना, प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतना लेस एंडोथर्मिक होगी, और रिएक्शन जितना लेस एंडोथर्मिक होगी आपके हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी। तो ये भी एक कॉमन पॉइंट होगा। E2 रिएक्शन में भी आप कह सकते हैं कंपाउंड्स का जो रिएक्टिविटी कंपैरिजन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो आप ध्यान देना, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5, ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन रहेंगे E1 और E2 के लिए। कैसे, जरा आप देखो, जैसे ये 3 कंपाउंड्स अगर आपको दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स का अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है, ये 3 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं और इन कंपाउंड्स का अगर आपको रिएक्टिविटी कंपैरिजन करना है, तो ध्यान देना, ऐसा करते हैं, इन कंपाउंड्स को मैं डिग्री के रिस्पेक्ट में कैटेगराइज करता हूं। सुनिए, ये L डेफिनेटली यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जब हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करेंगे, और उस केस में हम कह सकते हैं दिस L इज अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री कंपाउंड। हियर इट इज L बॉन्डेड विद 2 डिग्री कार्बन, सो इट इज 2 डिग्री कंपाउंड, एंड L इज बॉन्डेड विद 3 डिग्री कार्बन, सो इट इज 3 डिग्री कंपाउंड। अब जरा आप सोचिए, इन कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ये 3 एल्कीन्स यहां पर मिलेंगी, और इन एल्कीन्स का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, इन 3 एल्कीन्स का अगर आप स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दिस केस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स and 6 alpha hydrogen. So stability order of these 3 alkenes is in this order. ये बात समझ में आ रही है? और मैंने आपसे क्या कहा, जो प्रोडक्ट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वही रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं इन 3 कंपाउंड्स का E2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो ये होगा, एंड दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान देना, आप कह सकते हैं यहां पर एक पॉइंट और फेवरेबल है इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के लिए। क्या फेवरेबल है, आप ध्यान देना। अच्छा सोचिए, E2 रिएक्शन में बेस कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करता है? आंसर है बीटा हाइड्रोजन को। अभी हमने डिस्कस किया, इन E2 रिएक्शन बेस विल रिमूव बीटा हाइड्रोजन, राइट। अब आप सोचिए, इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो यहां पर इस कंपाउंड में जब बेस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो देखो, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा बीटा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन यहां पर बीटा है। और क्या मैं कह सकता हूं, इस 1 डिग्री कंपाउंड में नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन 3 है, लेकिन इस 2 डिग्री कंपाउंड में नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 6, और यहां पर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 3 + 3 9। इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान देना, विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड, जैसे जैसे कंपाउंड की डिग्री इंक्रीज होगी नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन भी इंक्रीज होंगे। इन 1 डिग्री कंपाउंड नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज 3, इन 2 डिग्री कंपाउंड इट इज 6, एंड इन 3 डिग्री कंपाउंड इट इज 9। और क्या मैं कह सकता हूं, बीटा हाइड्रोजन का काउंट अगर इंक्रीज होगा तो बेस की बीटा हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, या आप कह सकते हैं बेस के लिए नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स इंक्रीज होगी। यहां पर बेस 3 बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच कर सकता है, 3 बीटा हाइड्रोजन यहां पर अवेलेबल है, 3 साइट्स उसके पास हैं। यहां पर आप कह सकते हैं 6 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है और यहां पर 9 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो जैसे जैसे बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे आप कह सकते हैं बेस की बीटा हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्शन साइट इंक्रीज होगी, तो फिर तो रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड की डिग्री इंक्रीज होने से 2 फायदे हो रहे हैं। देखो, विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड number of beta hydrogen is increasing, that is favorable condition for E2 reaction, and the main important point is stability of product is increasing, that is favorable condition for elimination reaction। क्योंकि elimination reaction में चाहे E1 हो चाहे E2 हो, कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन मेनली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट का बनना
एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच रिएक्शन के लिए पॉजिटिव है। तो इसी बेसिस पर हम बात करते हैं, देखो विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सो रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस फॉर द रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो ये यहां पर कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन E2 के लिए। अब एक बात ध्यान देना, चलिए एक मैं आपको बहुत बढ़िया कंपैरिजन बताता हूं, सुनिए। ये 3 कंपाउंड्स हमारे पास हैं, थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कंपाउंड, राइट। अरे बता सकते हैं इन कंपाउंड्स का अगर हम SN1 के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करें, इन 3 कंपाउंड्स का अगर हम SN1 के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करें तो ऑर्डर क्या आएगा? याद करो, SN1 के लिए हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरमीडिएट कार्बेटाइन, और अगर इन 3 कंपाउंड्स का कार्बेटाइन के अकॉर्डिंग हम इंटरमीडिएट कार्बेटाइन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्बेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास ये आएगा, एंड इट इज बेस्ड ऑन कार्बेटाइन स्टेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन कार्बेटाइन स्टेबिलिटी, राइट। चलिए इन्हीं 3 कंपाउंड्स का अगर आप SN2 के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करें, इन्हीं 3 कंपाउंड्स का अगर आप SN2 के लिए रिएक्टिविटी कंपैरिजन करें तो ध्यान देना, SN2 में आप क्या करें, रिएक्टिविटी इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक, क्योंकि आप सोचिए SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप L का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पर अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप L यहां से लीव करेगा, यही तो SN2 रिएक्शन है ना। आप सोचिए, जैसे ही कंपाउंड की डिग्री इंक्रीज होगी, लीविंग ग्रुप अगर यहां अटैक, न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अटैक करेगा तो अब कंपैरेटिवली प्रॉब्लम है, क्योंकि इस कार्बन पर आप कह सकते हैं 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, स्टेरिक बढ़ चुका है, और जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा तो इस कार्बन पर स्टेरिक और भी बढ़ चुका है, क्योंकि 3-3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस केस में फिर हम बात करेंगे कि यहां पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा हमारे पास वो रिवर्स हो जाएगा, एंड दैट इज बेस्ड ऑन स्टेरिक। चलिए अब आप ध्यान देना, इन्हीं 3 कंपाउंड्स का अगर हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं फॉर E1, इन्हीं 3 कंपाउंड्स का अगर हम रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं फॉर E1 तो ऑर्डर क्या आएगा? आंसर है इस केस में जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3-1, एंड दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। जिस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग बनने वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा E1 रिएक्शन के लिए। याद करो, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के बेसिस पर बात करते हैं, तो इस केस में इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। और अब आप ध्यान देना, अगर इन्हीं 3 कंपाउंड्स का आप रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं फॉर E1 रिएक्शन, फॉर E2 रिएक्शन, अगर यहां पर इनका रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं फॉर E2 रिएक्शन, तो क्या मैं कह सकता हूं E2 रिएक्शन के लिए भी रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होगा जो E1 का है, क्योंकि E1 और E2 में कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी कंपैरिजन का जो बेसिस है वो दोनों में सेम है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों में पॉइंट कॉमन है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3-1, एंड सेम इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। क्या क्लियर होगी बात ये? तो आप देखो, इन 3 कंपाउंड्स का अगर आप रिएक्टिविटी कंपैरिजन करते हैं तो SN1, E1 और E2, SN1, E1 और E2 इनके लिए ऑर्डर से हमारा 3-1, SN2 में केवल ऑर्डर रिवर्स हो रहा है 1-3। रीजंस आपके सामने हैं जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 मैंने डिस्कस किया यहाँ पर E2 रिएक्शन के लिए, विद द इंक्रीज इन रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ कंपाउंड, number of beta hydrogen increases and stability of respective product increases, so reactivity of compound increases for the reaction. Clear point here? So this is about E2 reaction and its general point.